Everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content that the topic is community nutrition part 2। आज हम इसमें कुपोषण के कारण उत्पन्न रोगों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें जो मुख्य उत्पन्न रोग हैं वो हैं प्रोटीन कैलोरी malnutrition, vitamin deficiency diseases due to excessive intake of calories, hypervitaminosis A and D, diseases due to lack of minerals। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो रोग है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है प्रोटीन कैलोरी malnutrition, जिसे हिंदी में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण भी कहते हैं। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण न केवल भारत की पोषण संबंधी समस्या है, बल्कि कई अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों की एक प्रमुख ज्वलंत समस्या है। यह रोग मुख्यतः बालकों को होता है। लगभग 70% शिशु जो मां का दूध पीना छोड़ देते हैं, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें दो तरह की कंडीशंस देखी जाती हैं। पहला ख्वाशिरकोर, दूसरा मैरास्मस। ख्वाशिरकोर जब बालकों के आहार में केवल प्रोटीन की कमी होती है तथा उन्हें कार्बोज पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाता है, तब उन्हें ख्वाशिरकोर हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे मोटे, ताजे एवं तंदुरुस्त दिखते हैं, परंतु उनके शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ख्वाशिरकोर एक अफ्रीकन शब्द है। यह रोग अधिकांशतः 1 से 4 साल के बच्चों को होता है। दूसरी जो स्थिति है वो है मैरास्मस। जब बालकों के आहार में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की भी कमी हो जाती है तो मैरास्मस हो जाता है। यह 2 से 4 वर्ष के बालकों में अधिक होता है। मैरास्मस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। लक्षण: प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण बालकों में निम्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं: शरीर में सूजन, वजन में कमी, भूख न लगना एवं अतिसार, मांसपेशियों का क्षय हो जाना, दांत की संरचना एवं बनावट में खराबी, चंद्राकृति मुंह, त्वचा में व्यापक परिवर्तन, रूखी सूखी बेजान त्वचा, बालों का रुक्ष, भूरा, चमकहीन, सूखा एवं कड़क होना, रक्त अल्पता रोग हो जाना, चिड़चिड़ापन, निराशा, भय आदि उत्पन्न होना। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण का मुख्य कारण बाढ़, अकाल, भूखमरी, तूफानी चक्रवात, भूकंप एवं अन्य प्राकृतिक विपदा जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़ी हुई है। उपचार: प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के उपचार के लिए आवश्यक है कि आहार में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व हों, साथ ही उच्च जैविक मूल्यों वाला प्रोटीन भी हो। बच्चों को ऊर्जा तथा प्रोटीन की पूर्ति हेतु मांस, मछली, अंडा, दाल, अनाज, दूध आदि दिया जाना चाहिए। भूख बढ़ाने हेतु आवश्यक टॉनिक भी दिए जाने चाहिए। तो यह था प्रोटीन कैलोरी malnutrition के बारे में। अब आता है विटामिनों की कमी से उत्पन्न रोग। पहला इसमें लेते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसमें जो हम पढ़ेंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B1 डेफिशिएंसी, विटामिन B2 डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, नियासिन डेफिशिएंसी। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी। आहार में विटामिन ए की कमी से आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस विटामिन की कमी के कारण प्रतिवर्ष हजारों बालक अपनी आँखें गंवा देते हैं और अंधे हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं या जो समस्याएँ आती हैं वे हैं रतौंधी, कैरेटोमलेशिया, गुर्दों में पथरी, बिटॉट स्पॉट, कॉर्निया का जीरोसिस, फिरनोडर्मा, नाड़ी संबंधी विकार। इनके जो प्राप्ति के सोर्सेज हैं: हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, टमाटर, पपीता, आम, कद्दू, अंडा, मक्खन, दूध, कॉड लिवर ऑयल, गाजर, पुदीना आदि में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है, अतः इनका सेवन करना चाहिए। विटामिन B1 डेफिशिएंसी। आहार में विटामिन B1 जिसे थायमीन के नाम से भी जाना जाता है का रहना भी नितांत आवश्यक है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग 2 तरह का होता है, शुष्क और आर्द्र। जब शिशुओं में बेरी रोग होता है तो उसे बाल बेरी इन्फेंटाइल बेरी कहते हैं। बेरी रोग में जो लक्षण होते हैं वो निम्न हैं: तंत्रिका तंत्र में विकार होना, पैरों के तलुओं में जलन होना, हृदय का आकार बढ़ जाना, सूजन, उल्टी होना, श्वसन में कठिनाई होना, कई बार आवाज़ का चला जाना, पेट में दर्द। उपरोक्त कारणों से बालकों की मृत्यु तक हो जाती है। उपचार के स्वरूप 25 मिलीग्राम तक विटामिन B1 का इंजेक्शन 4 दिन तक दिया जाता है। 10 मिलीग्राम दिन में 2-3 बार 2-3 सप्ताह तक दिया जाता है। रोग में सुधार होने पर आहार में साबुत अनाज,
अनाज, शुष्क खमीर, तिल, मूंगफली को सम्मिलित किया जाता है। शुष्क खमीर में सर्वाधिक विटामिन B1 पाया जाता है। अब आता है विटामिन B2 की कमी। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। आहार में इसकी कमी से ए राइबोफ्लेवोनोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसके लक्षण हैं मुंह में छाले, जीभ एवं होठों का आकार बदल जाना, नाक के पास दानों का निकल जाना, आँखों में जलन, खुजली तथा पानी गिरने की शिकायत, आँखें लाल होना, दृष्टि क्षीण होना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास मंद हो जाना, होठों के किनारों पर घाव हो जाना, मुंह नहीं खुलना, भोजन निगलने में परेशानी होना। उपचार। इस रोग के उपचार हेतु B2 के अतिरिक्त B कॉम्प्लेक्स की गोली दी जाती है। दूध, यकृत, पनीर, अंडा, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियों की मात्रा बढ़ा दी जाती है। रोग की तीव्रता की स्थिति में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की 5 मिलीग्राम की मात्रा दिन में 2-3 बार दी जाती है तथा फिर रोग की स्थिति में सुधार हो जाता है। अब आता है विटामिन C की कमी। आहार में विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस विटामिन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जब बालकों के आहार में विटामिन C का अभाव होता है तो उसे इन्फेंटाइल स्कर्वी यानी बाल स्कर्वी बोला जाता है। इसके लक्षण हैं पैरों में सूजन आना एवं दर्द होना, भूख न लगना, अतिसार होना, अतिसार में रक्त व म्यूकस आना, जोड़ों व हड्डियों में दर्द, मसूड़ों से खून निकलना, रक्त अल्पता, आंतरिक रक्तस्राव। विटामिन C की कमी वयस्कों में भी हो जाती है। उसके लक्षण हैं कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, शीघ्र थकान, भूख न लगना, मानसिक बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई, मसूड़ों से रक्तस्राव होना, दांतों का पीला पड़ जाना, त्वचा पर लाल धब्बे पड़ना, रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न होना। बड़ों को उपचार के रूप में 100 मिलीग्राम विटामिन C के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आजकल विटामिन C की गोली भी बाज़ार में उपलब्ध है। बालकों को स्कर्वी हेतु 100 मिलीग्राम विटामिन C प्रतिदिन इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इसके अलावा संतरा, मौसमी, टमाटर का रस, नींबू की शिकंजी आदि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आहार में लेने चाहिए। अतः भोजन में इन्हें अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर आता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड की कमी, आहार में कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है, जीभ पर छाले हो जाते हैं, पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, अवशोषण क्रिया मंद पड़ जाती है, दस्त हो जाता है, अमीनो अम्ल के उपापचय में असंतुलन हो जाता है। उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, शुष्क खमीर जिसमें कि फॉलिक एसिड अच्छा होता है, हरे पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए। यकृत तथा शुष्क खमीर में यह सर्वाधिक पाया जाता है, अतः इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आता है विटामिन D की कमी। आहार में यदि पर्याप्त मात्रा में विटामिन D नहीं होता है तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण शरीर में नहीं हो पाता है। परिणामतः बालकों में रिकेट्स नाम का रोग तथा वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन D का प्राप्ति का उत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में जरूर बैठना चाहिए। रिकेट्स के निम्न लक्षण हैं खोपड़ी का अग्रभाग देरी से भरना, खोपड़ी की हड्डियों का कोमल होना, कलाई, घुटने और जोड़ों की अस्थियों का चौड़ा होना, मांसपेशियों का विकास रुक जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, जोड़ों का बाहर की ओर निकल जाना और कबूतर जैसी छाती हो जाना। वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया हो जाता है जिसमें विशेषकर गर्भवती तथा धात्री माता को हो जाता है। रोग के लक्षण हैं अस्थियां कोमल एवं मुलायम हो जाती हैं, अस्थियों का खनिजीकरण प्रक्रिया रुक जाती है, अस्थियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, पैरों में तीव्र पीड़ा एवं दर्द रहता है, अस्थियां जल्दी टूट जाती हैं। विटामिन D के अभाव में मरोड़ एवं दांतों का सड़ना भी हो जाता है। विटामिन D की पूर्ति हेतु बालकों को धूप में थोड़ी देर सरसों के तेल से मालिश करके लिटाना चाहिए। बालकों को 2-3 बूंद कॉड लिवर ऑयल भी पिलाना चाहिए। अब आता है नियासिन की कमी। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसको 3D रोग भी बोला जाता है। 3D यानी डिजीज़। 3D का मतलब होता है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया। हिंदी में अतिसार, त्वचा का रोग और फिर अति तीव्र स्थिति में पागलपन या नाड़ी संबंधी विकार भी हो जाता है। अगर इलाज समय रहते ना किया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। लक्षण मुंह में छाले, अतिसार, जीभ का स्वाभाविक रंग बदल जाता है, त्वचा का वह भाग जो धूप या सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है जला हुआ सा रंग उत्पन्न हो जाता है, त्वचा में सूजन आ जाती है, त्वचा अधिक कठोर, खुरदरी, शुष्क एवं घावयुक्त हो जाती है, संक्रामक रोग शीघ्र हो जाते हैं, तीव्र पेलाग्रा की स्थिति में मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं। यदि समय रहते पेलाग्रा रोग का उपचार नहीं किया जाता तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। बतौर उपचार
नियासिनामाइड दिया जाता है। रोगी को नरम और उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। रोगों में आशाजनक सुधार होने पर आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध, मूंगफली, यकृत, अंडा, मांस, मछली दिया जाना चाहिए। अनाज को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये थे विटामिन की कमी के से उत्पन्न रोग, जिनके हमने लक्षण और उपचार भी साथ साथ में देखे। अब आता है कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न रोग। भोजन में प्रतिदिन अधिक कैलोरी ग्रहण करने से मोटापा हो जाता है। मोटापा स्वयं में एक बीमारी है और अनेक बीमारियों को जन्म देती है, जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि। इसलिए कैलोरी की अधिकता उत्पन्न होने से ये रोग हो जाते हैं। हमें अपने आहार में कैलोरी यानी घी, वसा, तेल की मात्रा को सीमित कर देना चाहिए, ताकि मोटापा ना हो और ना ही उससे संबंधित रोग जो हैं हमारे शरीर को ग्रस्त कर सके। अब आता है विटामिन अधिकता से उत्पन्न रोग। विटामिन ए और डी इसमें मुख्यतः हैं। पहले लेते हैं विटामिन डी की अधिकता से उत्पन्न रोग। आहार में विटामिन डी की अधिकता से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में जहर का काम करता है। इससे उत्पन्न रोग हैं गुर्दे में बीमारी, बार बार पेशाब आना, रात्रि में अधिक मात्रा में मूत्र त्याग, हृदय में गांठें पड़ना, वजन में कमी होना, भूख में कमी होना, कभी कभी दस्त हो जाना, मांसपेशियों का क्षय हो जाना, मानसिक दुर्बलता। धमनियों में विटामिन डी जम जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। उपचार में विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थों का कम से कम सेवन किया जाना चाहिए। सूर्य प्रकाश विटामिन डी का उत्तम स्रोत है। सिर्फ वहीं से ही हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। हाइपर विटामिनोसिस यानी अधिकता से पीड़ित रोगी के सूर्य के प्रकाश से भी बचना चाहिए। और विटामिन डी जो है उससे उसकी अधिकता अगर हो गई है तो उससे संबंधित जो है भोज्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए सेवन कम कर देना चाहिए। फिर आता है विटामिन ए। यह भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसकी भी अधिकता हमें रोग से उत्पन्न कर देती है, जिसके लक्षण हैं चिड़चिड़ापन, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, हड्डियाँ मोटी एवं सख्त हो जाना, सिर में दर्द, पैरों में पीड़ादायक सूजन, रक्तवारी में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाना, पैरों में पीड़ादायक संकुचन का होना। विटामिन ए को लेना बंद कर देने से आराम मिलता है और कुछ सप्ताह के बाद ये लक्षण गायब हो जाते हैं। तो विटामिन ए और डी जो कि एक विटामिन्स हैं, जो कि इनकी अधिकता से हमें परेशानी हो सकती है, तो कुछ सप्ताहों के लिए इनका सेवन बंद कर देने से ये लक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और शरीर सामान्य हो जाता है। फिर आता है खनिज लवणों की कमी से उत्पन्न रोग। खनिज लवण जो हैं वो कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, बट इनकी कमी से हमारे शरीर में जो रोग हो जाते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे दूसरे कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे लौह तत्व की कमी, इसकी कमी से रक्त अल्पता का रोग हो जाता है यानी एनीमिया हो जाता है। आहार में लौह तत्व की कमी में से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। इस रोग की शिकार गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, शिशु तथा स्कूल पूर्व बालक होते हैं। देश के अधिकांश जनता विशेषकर 70% बालक इस रोग से पीड़ित होते हैं। इसका मुख्य कारण शरीर में लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल की कमी का होना है। लौह तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। लोहे के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। रक्त अल्पता के लक्षण हैं जीभ में छाले, भूख में कमी, कमजोरी, थकान एवं आलस्य की अनुभूति, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में कमी, त्वचा का पीला हो जाना, नाखून का आकार चम्मच जैसा हो जाना, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना, सीरम में लोहे की मात्रा कम हो जाना, सिर दर्द एवं चक्कर आना, काम में मन न लगना तथा एकाग्रता का अभाव। दूसरा जो खनिज लवण है, इसकी कमी से उत्पन्न रोग में आता है आयोडीन। आहार में आयोडीन की कमी से गॉइटर यानी घेंगा ये रोग या गलगंट भी जिसे कहते हैं हो जाता है। आयोडीन के अभाव में थायराइड ग्रंथियों से स्रावित रस थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिससे थायराइड ग्रंथियां फूलने लगती है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं: भूख कम लगना, व्यक्ति की क्रियाशीलता में कमी, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से गर्भस्थ शिशु का मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित होता है, बोनापन यानी क्रेटिनिज्म का विकसित होना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, मानसिक विकास अवरुद्ध होना। फिर आता है अस्थियों एवं दांतों के
रोग। पहले उपचार देख लेते हैं। आयोडीन नमक या पोटेशियम आयोडीन लेने से आयोडीन की कमी जो है पूरी हो जाती है। फिर आता है कैल्शियम की कमी। भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम न रहने से अस्थि एवं दांतों के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि आहार द्वारा कैल्शियम की पूर्ति लंबे समय तक नहीं हो पाती है तो हड्डियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मुंह पर सफ़ेद दाग दिखाई देते हैं, नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। कैल्शियम की कमी से बालकों में रिकेट्स, अस्थि मृदुलता और वृद्धों में अस्थि भंगुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। रिकेट्स तथा अस्थि मृदुलता जो है बच्चों और वयस्कों में होती है और वृद्धों में अस्थि भंगुरता का लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। वृद्धावस्था का यह जो रोग है, उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरानी हड्डियां घिसनी शुरू हो जाती है, परंतु उसके स्थान पर नई हड्डियों का निर्माण नहीं हो पाता है। परिणामतः हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, उनमें खनिजीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण वे कम घना तथा नाजुक बन जाती हैं। यह स्थिति अधिकांशतः महिलाओं में पाई जाती है। रज्जोनिवृत्ति के बाद हार्मोन्स के असंतुलन के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। उपचार स्वरूप विभिन्न भोज्य पदार्थों जैसे दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, छिलके रहित रागी आदि कैल्शियम प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। जब कैल्शियम शरीर में पर्याप्त होगा तो विटामिन डी की कमी नहीं हो पाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो पाएगा। अतः इनका प्रयोग आहार में अवश्य किया जाना चाहिए। तो खनिज जो हैं उनकी कमी से रोग हमने देखे कि अभी लौह तत्व की कमी से रक्त अल्पता और आयोडीन की कमी से गॉइटर और कैल्शियम की कमी से अस्थि एवं दांतों के रोग हो जाते हैं। रक्त अल्पता के लिए हमें आयरन रिच जो डिशेज़ हैं वो लेनी चाहिए आहार में। साथ ही साथ चुकंदर और ये जो चुकंदर डाइट में लेना चाहिए। पीली सब्जियां जो हैं, पीले फ्रूट्स हैं वो लेने चाहिए। गॉइटर है उसके लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए और अस्थियों और दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम जो है आहार में पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जियों में और दालों में इनकी मात्रा पर्याप्त होती है, तो इन्हें अपनी डाइट में हमें शामिल करना चाहिए ताकि हमें ये खनिज की लवणों की कमी से उत्पन्न रोग ना हो पाए। तो ये था हमारा अभी कि कुपोषण की स्थिति में उत्पन्न हुए रोगों के बारे में हमने जाना और समझा। इस ई कंटेंट में इतना ही। धन्यवाद।